Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. पेज 1। कुछ क्षणों तक मौन छाया रहा। राकेश मधुर कल्पना खोया हुआ सड़क को और अर्चना राकेश को देखती रही। आपका नाम? वो एकाएक पूछ बैठा। अर्चना, मेरा नाम राकेश है। मैं जानती हूँ। मैंने सोचा शायद रजिस्टर में नाम लिखने के बाद आप भुला देती हूँ। जी नहीं, चेहरे भले ही याद न रहें, किंतु नाम इतना शीघ्र नहीं भूलती। किंतु अपनी बात इससे विपरीत है। नाम प्रायः भूल जाता हूँ, किंतु एक बार देखी छवि नहीं भूलती और कुछ की तो मन मस्तिष्क में अंकित होकर रह जाती है। अर्चना को कनखियों से देखता हुआ मुस्कुराया। तो अपने अपने धंधे की बात है, कहिए आप करते क्या हैं? ऐश करता हूँ, अर्थात कुछ दिन पहले विद्यार्थी था। परीक्षा समाप्त हुई और सीधा चला आया कश्मीर करने मनोरंजन के लिए। सुंदर, कब तक रहिएगा यहाँ? जब तक यहाँ का मौसम सुहावना रहेगा। वो तो संसार रहते तक रहेगा ऐसे ही, यूं ही सुहावना और सुंदर। तो ठीक है, जब तक ये संसार है हम भी यहीं रहेंगे, अकेले ही। जी, वह चौंका। मेरा मतलब है, ये सुंदर दृश्य, यह मोहक घाटी और मनोहर वातावरण कभी कभी भयानक भी लगता है जब आदमी अकेला हो। अर्चना मुस्कुराते हुए बोली, यह अकेलापन ही तो मेरा सबसे अच्छा साथी है। राकेश ने उत्तर दिया। अर्चना पलटकर राकेश के चेहरे को देखने लगी, जिस पर चंचलता झलक रही थी। राकेश ने भी उन बड़ी बड़ी मदमरी आंखों में देखा और धीमे स्वर में बोला, शायद आप भी तो इस घाटी में अकेली हैं। नहीं तो, जैसा मैंने कहा है, अपना तो काम ही ऐसा है कि अकेलापन अनुभव ही नहीं होता। भांति भांति के लोग मिलते हैं, नित नए कैरेक्टर्स, किंतु कभी सैकड़ों परिचितों के होते हुए भी इंसान किसी एक को भी अपना नहीं समझ पाता। अर्चना चुप हो गई। वो इस विषय को बढ़ाना नहीं चाहती थी। कार अब भरे बाजार में पहुंच गई थी। कृपया मुझे यहीं उतार दीजिए, अर्चना ने प्रार्थना की। राकेश ने कार रोक दी। अर्चना द्वार खोलकर नीचे उतर गई। क्या मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता? नहीं, धन्यवाद, अर्चना ने मुड़ते हुए कहा। हाँ, मैं भूल ही गई, आज हमारे होटल स्नोलैंड की वर्षगांठ है। आज के दिन कमलाजी अपने कस्टमरों को बहुत बड़ी पार्टी देती हैं। मैं पार्टी के लिए कुछ सामान खरीद कर तुरंत वापस पहुंचना चाहती हूँ। मैं आपकी प्रतीक्षा करूं? दो काम एक साथ नहीं हो सकते। आप मनोरंजन के लिए निकले हैं, अच्छा तो शाम को फिर भेंट होगी। ये कहते हुए अर्चना आगे बढ़ गई। कार स्टार्ट करने से पूर्व राकेश की दृष्टि अपने साथ की सीट पर पड़ी। अर्चना अपनी ऐनक वहीं भूल गई थी। राकेश ने ऐनक उठा ली और खिड़की के बीच से ही उसकी दृष्टि अर्चना को खोजने लगी, परंतु वह कहीं भीड़ में खो चुकी थी। वह कार का द्वार खोलकर तेजी से बाहर निकल आया और अर्चना को ढूंढने का प्रयत्न करने लगा। उसने दो एक बार उसका नाम लेकर पुकारा भी, किंतु व्यर्थ। ऐनक हाथ में उठाए इसी धुन में। पेज 2। अर्चना को खोजता हुआ वह बहुत आगे निकल गया, न जाने वह कहाँ चली गई थी। सड़क पर एक स्थान पर पानी इकट्ठा हो रहा था। राकेश का पांव सहसा किसी चीज से टकराया और वह पानी में जा गिरा। उसके कपड़े पानी और कीचड़ में सम गए। कुछ जाने वाले उसे गिरता देखकर जोर से हंसने लगे। हंसने की आवाज सुनकर अर्चना एकाएक पलटी। राकेश को इस दशा में देखकर वह घबरा गई और उसके पास जाते हुए बोली, राकेश तुम? हंसते हुए लोग सहसा चुप हो गए। उन्होंने पहले उस सुंदर मुखड़े को देखा और फिर राकेश की असहाय विवश सूरत को। वह अर्चना की ओर वेबसी से देखे जा रहा था। अभी तक उसके हाथ में अर्चना की टूटी हुई ऐनक थी। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहे। फिर अर्चना उसके समीप आई और हाथ बढ़ाकर सहारा दे हुए उसे कार तक ले आई। राकेश ने कहा, लो, आपकी नजर लग गई हमें। वह कैसे? हमारा मनोरंजन तो यहीं समाप्त हो गया। अब तो हमें बस होटल ही लौटना है, इसलिए यही ठीक होगा कि हम आपकी प्रतीक्षा करें। किंतु मुझे तो यहाँ लगभग 1-1.5 घंटा लग जाएगा, अर्चना ने घबराकर कहा। बस सिर्फ 1-1.5 घंटा? राकेश मुस्कुराया। अर्चना कुछ शर्मा गई। राकेश ने उसकी बड़ी बड़ी रत्नार आंखों में झांकते हुए कहा, इसी बहाने आने जाने वालों की कुछ रौनक ही देख लूंगा। अर्चना लजा सी गई। फिर वो पलटी और धीरे धीरे बाजार की भीड़ में खो गई। राकेश उसे जाते हुए कुछ देर तक देखता रहा और फिर अपनी विचारधारा में खो गया। तारांकन स्नोलैंड होटल का हॉल अतिथियों से खचाखच भरा हुआ था। प्रत्येक व्यक्ति अपने सुंदरतम वस्त्रों में था। विशेषतः स्त्रियों की वेशभूषा तो अत्यधिक भड़कीली थी। हॉल को चीनी धान की कंदीलों, झंडियों और झालरों से संजाया गया था। छत से लटके झाड़ फानुसों और रंग बिरंगे जगमगाते बिजली के बल्बों ने तो समा बांध दिया था। अतिथियों में संसार के विभिन्न प्रदेशों के लोग उपस्थित थे। स्त्रियों ने अपने अपने प्रदेशों के पहनावे धारण कर रखे थे। कुछ स्त्रियां अपने प्रदेश के उत्कृष्ट सौंदर्य का प्रतिनिधित्व कर रही थी। एक सुंदर अंतरराष्ट्रीय मनोरंजन का समारोह सा लग रहा था। कमलाजी हॉल के एक सिरे पर एक ऊंची सुनहरी कुर्सी पर विराजमान थी। होटल का फाउंडेशन डे मनाते हुए वह एक विशेष गौरव का अनुभव कर रही थी, मानो वह कोई रानी हो और उन्हें अभी राजमुकुट पहनाया जाने वाला हो। उनके एक हाथ में एक कोमल जापानी पंखा था। वाले अतिथियों का स्वागत वह बड़े सुंदर ढंग से इसी पंखे द्वारा करती। बड़ी अदा से पंखे को आंखों तक ले जाती और फिर थोड़ा सा झुकाकर किसी और बैठने का संकेत करती। जब बाहर के आए हुए अतिथि और होटल में ठहरे हुए यात्री हॉल में एकत्रित हो गए तो कमलाजी ने उठकर एक संक्षिप्त सा भाषण दिया। उस स्वागत भाषण का प्रत्येक शब्द समयानुकूल, नपा तुला और प्रभावित करने वाला था। भाषण समाप्त करके तालियों की गूंज में कमलाजी अपनी सुनहरी कुर्सी पर बैठी थी कि राकेश ने हॉल पेज 3 में प्रवेश किया। उसके हाथ में लाल गुलाबों का एक गुच्छा था, जिसे बड़े मोहक ढंग से रेवान की डोरी से बांधा गया था। राकेश बड़ी सौम्यता से धीरे धीरे कमलाजी की कुर्सी की ओर बढ़ा और सम्मान सहित लाल गुलाबों का उपहार उन्हें भेंट किया। कमलाजी ने राकेश को विविध दृष्टि से देखा। हल्की सी मोहक मुस्कान उनके होठों पर थिरकी और फिर जाने क्यों उनकी आंखों में आंसू छलछला आए। गुलाबों के गुच्छों को लेकर करुण भाव से उन्होंने वक्ष से लगा लिया और फिर अनायास एक बहुत खिले हुए गुलाब को चूम लिया। क्षण भर के लिए न जाने वह किस कल्पना में खो गई। राकेश मुड़ा और एक खाली कुर्सी पर जा बैठा। उसकी दृष्टि हॉल में चारों ओर अर्चना को खोज रही थी। अर्चना ने उसे कमलाजी को लाल गुलाब भेंट करते हुए देख लिया था और अब उसी की ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। वह मुस्कान अर्थपूर्ण थी। मन ही मन वह राकेश की सूझबूझ और अवसरवादिता की प्रशंसा कर रही थी।
अर्चना शुद्ध राजस्थानी वेशभूषा में थी। काली मखमल की कसी हुई चोली में दोनों ओर वृक्ष के स्थान पर रुपहली तारे, सिर पर ऊंचा चौक की नोक से लिपटा कमर तक लहराता हुआ सफेद रेशमी दुपट्टा, गले में बड़े बड़े मोतियों की जगमगाती माला, कमर में टखनों तक गिरा हुआ सुनहरी तारों से कड़ा गहरे लाल रंग का लहरदार लहंगा, नंगा दूधिया पेट जो उसके आभूषणों की चमक में भी दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। गोरी गोरी बाहों में सोने के चमकते बाजूबंद, लहंगे के नीचे कोमल फूल से किंतु बेचैन पांव, जैसे किसी ने फ्री पर 2 फाख्ताएं छोड़ दी हो। ये थी अर्चना और उसका हार श्रृंगार संपूर्ण हॉल की दृष्टि का केंद्र बिंदु बनी हुई थी। वह राकेश इस अप्सरा को देखता ही रह गया। उसे मालूम नहीं था कि वस्त्राभूषण नारी के सौंदर्य में कितना जादू भर देते हैं। अर्चना हॉल के एक कोने में बैठी उसी को निहार रही थी। एक और साजिदे बैठे थे। उन्होंने नृत्य की धुन छेड़ी और अर्चना छन छन करती थिरकती हुई कालीन पर आ गई। उसके पैरों में बंधे हुए घुंघरू पहले धीरे और फिर तेजी से छनकने लगे। सुर और ताल के साथ उसने थोड़े ही समय में एक एक अंक की विभिन्न मुद्राओं का प्रदर्शन कर डाला। ऐसे लग रहा था जैसे कोई ज्वाला हो, तड़पता, बल खाता, लौटता, झूमता, लहराता, प्रचंड शोलाभी और धीमी, मधुर, सौम्य, दीपक की लौ भी देखने वाले नृत्य के प्रत्येक भाव पर वाह वाह कर उठे। उसके घुंघरुओं की छनक पर दर्शकों के हृदय की धड़कनें तीव्र हो रही थी। राकेश बड़ी एकाग्रता से अर्चना का नृत्य देख रहा था। उसे इस बात का ज्ञान न था कि यह रिसेप्शनिस्ट लड़की नृत्य कला में भी इतनी प्रवीण थी, कितनी लचक थी, उसके अंग अंग में कितना लोच था। उसके शरीर में समान झुक जाती थी वह और तीर के समान खड़ी हो जाती। धनुष के एक शरीर में कई शरीर समाये हुए दिखाई दे रहे थे। सागर तल पर एक समय नाचती हुई कई लहरें, दिन के अंधकार में रंगारंग आतिशबाजियां। राकेश इस तन्मयता से स्थिर रखते पेज 4 हुए शोले को देख रहा था, जैसे उसका समूचा व्यक्तित्व उसकी आंखों में सिमट आया हो। छम 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 छमा छम छम ध्वनि थम गई, साज मौन हो गए, नृत्य समाप्त हो गया। अर्चना विनय से हाथ जोड़े सिर झुकाए खड़ी थी और दर्शकों की तालियों से हॉल गुंजायमान था। राकेश पर जैसे किसी ने जादू कर दिया हो, कोई विचित्र नशा पिला दिया हो। वो बड़ी देर तक मौन, आंखें खोले, विभोर हुआ आनंद लेता रहा। कमलाजी ने जापानी पंखे को झुकाकर अर्चना को समीप आने का संकेत किया और फिर अपने गले में पड़ी हुई मोतियों की माला बड़े स्नेह से अर्चना के गले में डाल दी। अर्चना ने झुककर अभिवादन किया और उन्हीं पांवों को धीरे धीरे पीछे हटती हुई अपने स्थान पर आ खड़ी हुई। अब उसने अनुभव किया कि राकेश निरंतर उसे निहारे जा रहा था। वह लजा गई, घबरा गई। थोड़ी देर बाद अतिथियों को भोज के लिए खाने वाले कमरे में बुलाया गया। लंबी मेज पर कई प्रकार के स्वादिष्ट खाने चुने हुए थे। अर्चना उसी वेशभूषा में चुपचाप अतिथियों के साथ मेज के एक कोने पर खड़ी हो गई। कमलाजी दूसरी ओर खड़ी मुस्कुराती हुई कुछ भद्र पुरुषों से बातों में व्यस्त थी। राकेश सबसे पीछे चलता हुआ कमलाजी की दृष्टि बचाकर धीरे से खिसकता हुआ पीछे से अर्चना के पास जा पहुंचा। न जाने क्यों कमलाजी के सम्मुख उसे अर्थ के पास जाते हुए भी संकोच लग रहा था। अभी वह कुछ ऐसे कोण में बड़ा हुआ था कि दूर देखने पर भी कमलाजी की नजर उस पर न पड़ सके। हेलो अर्चना, बहुत धीमे से उसने पुकारा। अर्चना ने चौंककर बाएं गर्दन घुमाई और राकेश को अपने पास खड़ा देखकर मुस्कुराती हुई बोली, हेलो, तुम इतना सुंदर नाच सकती हो, मुझे आशा न थी। आप समय पर पार्टी में सम्मिलित हो सकेंगे, मुझे भी इसकी आशा नहीं थी। तुम स्वयं निमंत्रण दो और मैं समय पर न पहुँचे। जानती हो, पहलगाम से 100 किलोमीटर की गति से गाड़ी दौड़ा कर लाया हूँ। अर्चना ने धीरे से एक प्लेट और नेपकिन उठाकर राकेश की ओर बढ़ाते हुए कहा, तब तो आपको बहुत भूख लगी होगी। केवल लगी नहीं, अब तो सहन भी नहीं हो पा रही। तुम ही अपने हाथों से डाल दो इसमें कुछ। राकेश ने अपनी प्लेट अर्चना को थमा दी। अर्चना ने अपनी और उसकी प्लेट में कुछ स्वादिष्ट तंदूरी भुने हुए पदार्थ रख लिए और दोनों खाने लगे। अर्चना ने खाते हुए धीरे से कहा, कहिए, आज का मनोरंजन कैसा रहा? मेरा मतलब पहलगाम की सैर, वो पर्वतीय शैलमालाएं, देवदार चिनार के झुंड, बाती हरी भरी घाटियाँ, झरने, सरोवर, ये सब मनोहर दृश्य। अर्चना की मुस्कान में चंचलता थी। तुमने ठीक कहा था अर्चना। राकेश ग्रास मुंह की ओर ले जाते हुए रुक गया। क्या ये सुंदर झरने, सुहानी घाटियाँ, जो कुछ भी तुमने कहा है, ये सब व्यर्थ है। मुझे काटने को दौड़ते हैं यह मनोहर दृश्य। अर्चना चुप हो गई राकेश की इस बात से। राकेश की दृष्टि अर्चना के अंतर के तार छेड़ रही थी। उसे ऐसे लग रहा था जैसे उसकी आंखों की गहराइयों में शोध कर वह अपने पेज 5 एकाकी जीवन के लिए साथी ढूंढ रहा हो। अर्चना अपने भावों को छिपाने के लिए तुरंत मुड़कर अपने दाएं बड़ी धनिक वर्ग की एक महिला से बातें करने लगी। राकेश मौन बड़ा उसके अंदाज को देखता रहा। राकेश अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ा फैली हुई चांदनी में नीचे शील का दृश्य देख रहा था। जल, नीली निथरी हुई निर्मल जल, जिसकी गोद में अनगिनत कमल भरे थे। प्राकृतिक सौंदर्य की अलौकिक कृति थी। कश्मीर की घाटी में एक उजला दर्पण थी। ये चांदनी, ये झील और वातावरण में मादकता भरते हुए गिर के हल्के हल्के स्वर मन की गहराइयों को छू रहे थे। दूर क्षितिज की ओर जाती हुई एक नाव में कमलाजी न जाने कौन सी दुनिया में खोई गिटार की धुन पर हृदय के छिपे हुए भावों को उजागर कर रही थी। समझने वाला मन के कितने ही रहस्यों को साज की आवाज में छिपा भी लेता है, स्पष्ट भी कर देता है। झील के वक्ष पर तैरती नाव, मादक संगीत और अनिद्या सुंदरी, कितना मादक वातावरण था। एक विचित्र सी अनुभूति राकेश के मन प्राण में जाग उठी। उसने सिगरेट सुलगाया और हल्के हल्के कश लेने लगा। एकाएक कमरे की बत्ती बुझ जाने से अंधेरा हो गया। क्षण भर में ही राकेश के मस्तिष्क से रोमांच में दृश्य जैसे लुप्त हो गया। उसने आंखें फाड़कर इधर उधर देखा और दिया सलाई जलाकर फोन की ओर बढ़ा। झट रिसेप्शनिस्ट का नंबर डायल किया और बोला, हेलो हेलो, देखिए मेरे कमरे की बत्ती चली गई है। घबराए नहीं, यहाँ बत्ती इसी प्रकार आंख मिचौनी खेलती रहती है, अभी आ जाएगी। दूसरी ओर से उत्तर दिया, कब तक? यही कोई 1 आध घंटे में। ये तो यहाँ पर प्रतिदिन होता है। मुझे अंधेरा अच्छा नहीं लगता, मेरा दम घुटा जा रहा है। क्या आप नहीं जानते, संसार में अंधेरा अधिक और उजाला थोड़ा है। जरा उनके विषय में तो सोचिए, जो संपूर्ण जीवन अंधेरे में ही बिता देते हैं। आप फिलॉसफी बघार रही हैं और यहाँ प्राणों पर बनी हुई है। बस कुछ ही क्षणों में घबरा गए। ऐसे अवसर पर कभी कभार मन के दीप जला लेने चाहिए। अब आप फिलॉसफी छोड़कर कविता सुनाने लगी।
कविता और यथार्थ में कोई मेल नहीं। कविता करने से रात दिन में परिवर्तित नहीं हो जाती। यदि आप इतने ही दुखी हैं तो ड्रेसिंग टेबल की तीसरी दराज खोल लीजिए, उसमें आपको बहुत सी मोमबत्तियां मिलेंगी। आप चाहें तो सभी मोमबत्तियां एक साथ जला सकते हैं। अर्चना ने हंसते हुए कहा। राकेश ने रिसीवर हाथ में थामे हुए ही ड्रेसिंग टेबल की तीसरी दराज खोली और टटोलने लगा। फिर रिसीवर मुंह से लगाकर कुछ खींच भरे स्वर में बोला, यहाँ कोई मोमबत्ती नहीं, कुछ मोमबत्तियां भिजवा दीजिए प्लीज। अरे आप ये तो सोचिए, आप ही की भांति यहाँ मैं भी तो अंधेरे में हूँ। आपको तो इसका अभ्यास है, किंतु मैं तो। ठहरिए, मैं कुछ मोमबत्तियां भिजवाती हूँ। अर्चना ने बात बीच ही में काटकर रिसीवर रख दिया। थोड़ी देर बाद अर्चना स्वयं राकेश के कमरे में पहुँच गयी। उसके हाथ में छोटी सी पेज 6 टॉर्च थी। राकेश उसे देखकर एक और हट गया और बोला, आप स्वयं देख लीजिए, यहाँ एक भी मोमबत्ती नहीं है। उसने मेज की तीसरी दराज खोल दी। टॉर्च के धुंधले प्रकाश में अर्चना ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर बोली, जवाब नहीं आपका। क्यों? आप मोमबत्तियां कहाँ ढूंढते रहे हैं? इस ड्रेसिंग टेबल की तीसरी दराज में। राकेश ने एक मेज की ओर संकेत करते हुए कहा। आप ही बताइए, क्या ये ड्रेसिंग टेबल है? अर्चना ने उस मेज पर टॉर्च का प्रकाश डालते हुए कहा, ये तो राइटिंग टेबल है। ओह क्षमा कीजिएगा, मैं कह तो रहा हूँ, अंधेरे में मुझे बड़ी घबराहट होती है। दोनों ने झट एक साथ ड्रेसिंग टेबल की तीसरी दराज में हाथ डाल दिए। दोनों के हाथ आपस में टकरा गए। स्त्री का हाथ और पुरुष का हाथ, युवक युवती और यौवन, घी और अग्नि के मेल, मधु और मदिरा का मिश्रण जैसे बदलियों के टकराव से बिजली कौंध उठी। इसी प्रकार दोनों हाथों का हल्का सा स्पर्श भी हृदयों में छिपे उन भावों को उत्तेजित करने के लिए पर्याप्त था जिसे प्रेम कहते हैं। अनचाहे और अनजाने ही संयोग से राकेश ने अर्चना का हाथ अपनी मुट्ठी में ले लिया। फिर एकाएक कुछ सोच और झेप कर उसका हाथ छोड़ दिया, किंतु इस क्षण में उसकी सांस फूल गई और तन मन में एक तूफान मचल उठा, हर्ष और मादकता से भरा हुआ तूफान। अर्चना ने दराज में से 2 मोमबत्तियां उठाई तो उसका हाथ भी कांप रहा था। उसके हृदय में भी एक विचित्र सी उथल पुथल जाग उठी थी। टॉर्च स्वयं ही अर्चना के हाथ में ऑफ हो गई। दोनों ने अंधेरे में एक दूसरे की ओर देखा। वह चेहरों से एक दूसरे की मनोदशा न देख सकते थे, किंतु इस बात का ज्ञान अवश्य था कि उनकी सांसें उखड़ी जा रही। राकेश ने अपनी बाहें अर्चना की कमर में डाल दी और होंठ उसके कान के पास ले जाकर धीरे से बोला, अर्चना। राकेश, यह अंधेरा कितना सुंदर है। हम दोनों की दूरियां मिट गई। पार्टी में तुम मुझसे बिछुड़ गई थी। तुम मुझे इस प्रकार घूर रहे थे कि मैं परेशान हो गई थी।